Welcome back, dear students. Let us today we get started with second part of class 9th civics, the very first chapter, what is democracy and why democracy। और आज का जो हमारा पहला सब टॉपिक रहने वाला है दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को इन डेप्थ समझा था और साथ ही साथ सर्टन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी को भी समझा था। इन केस यू हैव नॉट येट वॉच्ड दैट वेरी वीडियो लेक्चर, पहले आप उस वीडियो लेक्चर को ही वॉच करेंगे, उसके बाद ही आप इस वीडियो लेक्चर पर आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वाई डेमोक्रेसी, इसका मतलब हुआ ये कि अगर हम डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी मानते हैं, लेकिन हम इसे क्यों इंप्लीमेंट करें। यहां पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, मीन्स डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट थॉट है, और ये जो हमने थॉट पढ़ना है ये डेमोक्रेसी के खिलाफ जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस और व्हाट आर द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इन ही पॉइंट्स को आप याद रखेंगे और इन डेप्थ कंसेप्ट आप याद रखोगे और सही तरह से आप इसको रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेमोक्रेसी का पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो कहा जाता है इन डेमोक्रेसी लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। तो ये क्या होता है कि डेमोक्रेसी में पीरियोडिकल इलेक्शन होता है, तो हर 5 साल के बाद नए इलेक्शन होते हैं। तो कहा जाता है, तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स वो हैं कि जो कहते हैं कि इससे इंस्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। तो ये आर्ग्यूमेंट किसी हद तक वैलिड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं वो सही तरह से सर्वाइव नहीं रहती हैं, वो सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं जब लीडर्स चेंज होते रहते हैं वाया पीरियोडिकल इलेक्शन, और जब एक टाइम गैप जो 5 साल का दिया जाता है एक गवर्नमेंट को रन करने के लिए, जब उनके पास बराबर मेजॉरिटी नहीं रहती है कंप्लीट टर्म के लिए, तो वो उससे पहले भी गवर्नमेंट नहीं रहती है, तो उससे क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। तो ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वैलिड आर्ग्यूमेंट है। दूसरा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्लेस देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन है। क्रिटिक्स का मानना ये है कि डेमोक्रेसी में जब पॉलिटिकल कंपटीशन है, पावर प्ले है, तो इसके बीच में जो इखलाकियत है वो हम भूल जाते हैं। मीन्स कि हम वी आर द रेजिडेंट्स, वी आर द सिटीजन्स ऑफ द सेम लैंड, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस जब पॉलिटिकल कंपटीशन की बारी आती है, जब पावर प्ले की बारी आती है, तब हम एक दूसरे को भूल जाते हैं। तो हमारा मकसद यही होता है, हमने पॉलिटिकल कंपटीशन में आगे जाना है। तो ये भी वैलिड आर्ग्यूमेंट है। दूसरा, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलीज। इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी में डिसीजन लिया जाता है विद कंसल्टेशन एंड विद कंकरेंस। तो इसमें हमने बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे मेंबर्स से कंसल्टेशन करनी होती है, तो इससे कहा जाता है कि डिसीजंस लेने में डिले होता है। तो ये भी वैलिड आर्गुमेंट है। फॉर एग्जांपल, हमने जब भी डेमोक्रेसी में एक डिसीजन लेना होता है, तो ये डिसीजन कोई एक इंडिविजुअल नहीं ले सकता है, यहां पर हमने कंसल्टेशन करनी होती है बाकी मेंबर से, तो इस डिसीजन को लेने में डिले भी होता है। ये यहां पर आर्ग्यूमेंट है, लेकिन यहां पर हम साथ याद रखेंगे कि यहां पर क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग जो होती है वो एनहेंस हो जाती है, मींस क्वालिटेटिव डिसीजंस आते हैं। ये भी आप यहां पर याद रखोगे फेवर में। उसके बाद, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डेमोक्रेसी में लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, हो सकता है कि जिन लीडर्स को हमने इलेक्ट किया हुआ है उनको ग्रास रूट लेवल की इंफॉर्मेशन ना हो, और उनके जरिए कभी कभी डिसीजंस लिए जाते हैं, लेकिन वो डिसीजंस हर हमेशा सही भी नहीं होते हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट यहां पर है ये भी वैलिड आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेनी ए टाइम्स हमने विटनेस किया होगा कि जब ये पॉलिटिकल कंपटीशन हो जाता है स्टार्ट, तो यहां पर हम अपना इखलाकियत जब भूल जाते हैं, तो इस बिना पर हर एक चाहता है कि मेरी ही गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो इस रेस में करप्शन भी होता है, कहीं कहीं पर मॉल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, तो हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर परफेक्टली नहीं होते हैं। तो इस तरह से करप्शन के चांसेस भी होते हैं जब वहां पर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये भी यहां पर वैलिड आर्ग्यूमेंट है।
ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल ये है कि कोई भी इंडिविजुअल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। जब कोई एक आम इंसान, ऑर्डिनरी पर्सन डिसीजन मेकिंग में आता है तो ये कहा जाता है कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि उनके जरिए जो डिसीजन लिए जाते हैं वो क्वालिटेटिव डिसीजन नहीं होते हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये भी यहाँ पर वेलिड आर्ग्यूमेंट है। तो ये यहाँ पर हमने क्या समझा, कुछ वो आर्ग्यूमेंट्स जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। पहला ये कि डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी सर्वाइव नहीं करती हैं। दूसरा ये कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, जिसके जरिए से जो हम हमारा जो इखलाकियत है वो हम भूल जाते हैं, ये भी वेलिड है। तीसरा, तो डेमोक्रेसी में हमने कंसल्टेशन करने से ही डिसीजन को लेना होता है, जिसके जरिए से जो डिसीजन लेने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, डिले हो जाता है, ये भी वेलिड आर्ग्यूमेंट है। इलेक्टेड लीडर्स जिनको इलेक्ट किया जाता है, मेनी एट टाइम्स उनके जरिए जो डिसीजन लिए जाते हैं वो हर हमेशा सही नहीं होते हैं, कहीं कहीं पर उनके जरिए जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बैड डिसीजन भी होते हैं। तो डेमोक्रेसी में करप्शन होता है क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है इलेक्टोरल कंपटीशन पर बेस्ड होता है। तो जो पार्टीज होती हैं वो पावर में आने के लिए करप्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, वेलिड आर्ग्यूमेंट है। साथ ही साथ जो ऑर्डिनरी पीपल जब अलाउड होते हैं डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग में, उनका जब रूल बढ़ जाता है तो कहीं कहीं पर यह होता है कि वो सही तरह से डिसाइड नहीं करते हैं व्हाट इज गुड फॉर द सोसाइटी एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये भी यहां पर वेलिड आर्ग्यूमेंट है। अब यहां पर हमने क्या समझा कि बहुत सारे वेलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको हमने यहां पर समझा, लेकिन ये जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है ये आप याद रखोगे, इट इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। सभी हम जो प्रॉब्लम्स विटनेस करते हैं सोसाइटी में, उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ डेमोक्रेसी में ही नहीं है। तो हम डेमोक्रेसी को फेवर क्यों करते हैं? द डेमोक्रेसी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एक परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती है, बट द क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ इज डिफरेंट। तो लेकिन जो यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है वो डिफरेंट है। मीन्स, इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम? तो इन स्पाइट ऑफ दिस और इन स्पाइट ऑफ मेनी लिमिटेशंस इन ए डेमोक्रेसी, इसके बावजूद जो हमारे पास डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, क्या उन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से जो डेमोक्रेटिक मॉडल है ये बेस्ट है हमारे लिए? तो इन आर्ग्यूमेंट्स को हम समझेंगे जो आर्ग्यूमेंट्स अब डेमोक्रेसी के फेवर में है, तब ही हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ढूंढ पाएंगे। मींस कि क्या डेमोक्रेसी जो है ये जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, क्या डेमोक्रेसी इन सब से बेस्ट है या नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम ढूंढ पाएंगे जब हम उन आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ेंगे जो डेमोक्रेसी के फेवर में है। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमने समझना है वाई डेमोक्रेसी। तो अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स वो हैं जो डेमोक्रेसी के फेवर में है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इन द शेप ऑफ एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस और व्हाट आर द वेरियस मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो इन पॉइंट्स को ही आप याद रखोगे और इन पॉइंट्स को ही आप आंसर की शक्ल में लिखोगे। तो पहला हमारा जो आर्ग्यूमेंट है जो डेमोक्रेसी के फेवर में है, दैट इज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए बेहतर है क्योंकि यहां पर अकाउंटेबिलिटी है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम विद एग्जांपल्स एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगरचे डेमोक्रेसी में डिले ही होता है, लेकिन जो डिसीजंस आते हैं विद कंसल्टेशन विद कंकरेंस, वो डिसीजंस क्वालिटेटिव डिसीजंस ही आते हैं। और साथ ही साथ डेमोक्रेसी इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद वेरियस डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इनको भी हम एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है इसको एकोमोडेट किया जा सकता है, और जो डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स डिफरेंसेस होते हैं उनको डेमोक्रेसी में ही एकोमोडेट किया जा सकता है। और साथ ही साथ डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। इससे क्या होता है, जो सिटीजन का स्टेटस है वो बरकरार रहता है। और साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी इस सब को अंडरस्टैंड करने के बाद डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन द रेस्ट। वाई? बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स।
डेमोक्रेसी इसलिए बेहतर गवर्नमेंट मानी जाती है क्योंकि यहां पर कोई हेरिडिटी रूलर, यहां पर कोई सिंगल रूलर डिसीजन नहीं लेता है, क्योंकि डिसीजन लिए जाते हैं विद कंसल्टेशन, विद कंकर्नेंस। तो इसलिए अगर हमने दूसरी दफा गवर्नमेंट में आना है तो जरूरी है हमने कहीं पर जो मिस्टेक्स की हुई होती उनमें मिलता, उन मिस्टेक्स को हम यहां पर करेक्ट भी कर सकते हैं, या उन मिस्टेक्स को हमने यहां पर करेक्ट भी करना होता है, तब ही हम सरवाइव कर पाते हैं गवर्नमेंट में। इन केस हम अपनी डिसीजंस को करेक्ट नहीं करते हैं तो लोग हमें चेंज कर पाते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। अब यहां पर हमें एक सिचुएशन दी हुई है, पहला जो आर्ग्यूमेंट है, यहां पर चाइना में एक फीमाइन विटनेस किया जाता है 1958 टू 1961। तो अब मल्टीपल कंट्रीज में फीमाइन विटनेस किए गई हैं। अब यहां पर डिफरेंट क्या है चाइना के केस में, इट वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फीमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्स्ट रिकॉर्डेड फीमाइन माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। ये क्यों? नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फीमाइन। तो यहां पर जो भुखमरी की हुई थी, तो यहां पर जो भुखमरी हुई थी, लोगों को फूड नहीं मिला था, इसका रिजल्ट ये निकला था कि जो 3 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ चाइना है उनकी डेथ हुई थी बिटवीन द टाइम गैप ऑफ 1958 टू 1961। तो इंडिया में भी ये सिचुएशन मल्टीपल टाइम में विटनेस किया गया है, या इकोनॉमिक चैलेंजेस मल्टीपल टाइम्स पर इंडिया में विटनेस की गई है, लेकिन यहां की जो गवर्नमेंट है दैट वाज रेस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द पीपल। तो यहां पर जो गवर्नमेंट थी डेमोक्रेटिक मॉडल एप्लीकेबल था। तो यहां पर मल्टीपल पार्टीज थी, मल्टीपल पार्टीज के जरिए क्या होता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को कल को दूसरा इलेक्शन विटनेस करना होता है। इन केस डेमोक्रेसी में एक गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल ना हो, अकाउंटेबल ना हो, तो कल दोबारा दूसरी पीरियोडिकल इलेक्शन में उन्हें दूसरा मौका नहीं मिल सकता है कंट्री को गवर्न करने का। इसके बरअक्स अगर हम चाइना के केस को स्टडी कर रहे हैं यहां पर, तो चाइना में एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो उनको पता था कि यहां पर हमने ही आना है, तो यहां पर उनको पता था कि हमने यहां पर खुद ही आना है, यहां पर कोई दूसरी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसलिए अगर यहां की पॉपुलेशन डिक्लाइन भी हो जाएगी, तो चाइना की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही थी, तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज पर जो असर है वो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन इंडिया की सिचुएशन में क्या है, तो इसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड टू फूड स्कैरसिटी इन अ वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। तो इंडिया के केस में क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी यहां पर थी, इसकी ही मदद से क्या हुआ कि यहां की जो इंडियन गवर्नमेंट है इट रेस्पॉन्डेड टू द फूड स्कैरसिटी इन दिस वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट रेस्पॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में जब जब ये सिचुएशन विटनेस की गई, तो इस सिचुएशन पर गवर्नमेंट क्या हुई, रेस्पॉन्ड करने लगी कि जो भी फूड स्कैरसिटी यहां पर विटनेस की गई। इसके बरअक्स चाइना में क्या हुआ, चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू द फूड स्कैरसिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो चाइना ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। व्हाई? बिकॉज इन इंडिया देयर वाज existence of democracy, while as in China there was no such system prevalent। जो अब यहां पर जो हमारा पहला आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के फेवर में, वो हमें लगभग समझ आ चुका होगा। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अकाउंटेबल है देन द रेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाई? यहां पर हम समझेंगे डेमोक्रेसी जो है it is better than any other form of government in responding the needs of the people। तो हमने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमने ये समझा कि यहां पर जो गवर्नमेंट रहती है वो रेस्पॉन्सिबल रहती है, वो रेस्पॉन्ड करती है टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द पीपल। इसके बरअक्स चाइना की गवर्नमेंट ने वहां पर पॉजिटिव रेस्पॉन्ड नहीं किया। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी रूलर होता है या जो ऑटोक्रेटिक रूलर होता है, जो मोनार्क होता है, वो यहां पर रेस्पॉन्ड कर ही नहीं सकता है। लेकिन यहां पर एक सिचुएशन है, ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और कैन रेस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड्स, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल।
एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी ये हो सकता है कि वहां पर पीपल्स की जो नीड्स होती हैं वहां पर भी रेस्पॉन्ड हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड हो सकता है कि जो वहां का रूलर है उसकी क्या मर्जी है, उसकी क्या सोच है, वही डिपेंड करेगा कि वहां पर गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड करेगी पीपल्स नीड्स को या नहीं करेगी। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, इट इज ए मस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स ए डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू रेस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में जरूरी है, मैंडेटरी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि उनको रेस्पॉन्ड करना ही है टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द पीपल, तब तब ही गवर्नमेंट जो है वो सर्वाइव कर पाती है। तो इसलिए यहां पर हमने क्या समझा कि डेमोक्रेसी का पहला आर्ग्यूमेंट जो इसके फेवर में जाता है वो ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल होती है। मोर बेटर गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अकाउंटेबल है देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। होप ये जो पहला फीचर है ये आपने सही तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। सेकंड हमने समझा था कि जो डेमोक्रेसी है यहां पर विद कंसल्टेशन एंड विद डिस्कशन डिसीजन लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन a number of people put their heads together they are able to point out possible mistakes in a decision। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल के जरिए कोई डिसीजन लिया जाता है, यहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि डिसीजन सही तरह का ना हो, इसमें क्वालिटी ना हो, इसमें एरर ऑफ लॉ हो सकता है, ये इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन हो सकता है। लेकिन जब मल्टीपल इंडिविजुअल्स एक जगह बैठकर विद कंसल्टेशन विद डिस्कशन कोई डिसीजन पास करते हैं तो इसमें चांसेस होते हैं कि जो मिस्टेक्स है उन डिसीजंस उन मिस्टेक्स को निकाला जा सकता है। तो इससे क्या होता है, तो चांसेस ऑफ एरर है या चांसेस ऑफ इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो तब ही हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि दस डेमोक्रेसी एनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेटिक रूलर्स के जरिए जो डिसीजन लिए जाते हैं वो क्वालिटेटिव डिसीजन होते हैं, यहां पर एरर ऑफ लॉ या यहां पर इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। होप दूसरा जो पॉइंट है वो भी आपने सही तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। थर्ड पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये एक डाइवर्स कंट्री है, मल्टीपल रिलीजियस कम्युनिटीज यहां पर रह रही है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो अब डिफरेंट ओपिनियंस एंड डिफरेंट इंटरेस्ट्स के लोग यहां पर हैं। तो जरूरी बात है एट टाइम्स दिस कैन लीड कन्फ्लिक्ट। तो इनके दरमियान जब यहां पर डाइवर्सिटी है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ रीजन, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेस ऑफ एथनिसिटी, ऑन द बेस ऑफ कल्चर, तो हो सकता है इट कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट, कहीं कहीं पर कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि दो तरीके हैं, हाउ डू वी रिजॉल्व सच ए कन्फ्लिक्ट। तो इन तरह की कन्फ्लिक्ट्स को हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तरीका यह हो सकता है कि जो पावरफुल ग्रुप्स हैं कैन सप्रेस द लेस पावरफुल एंड डोमिनेट। तो फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेस ऑफ रिलीजन की ही हम बात करते हैं, एक जो मेजॉरिटी रिलीजन हो सकता है वो बाकी जो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज हो सकती है उनको सप्रेस कर सकता है, एंड फाइनली हम ये कहेंगे कि उनको डोमिनेट भी कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जो माइनॉरिटीज हैं वो नाखुश रहेंगे, वो नाराज रहेंगे। इसका मतलब हुआ कंट्री का जो सिस्टम है वो हम कहेंगे फिलहाल के लिए किसी हद तक खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब रहेगा, वायलेंस हो जाएगी। तो फाइनली एज कंपेयर टू दिस, अगर हम यही सिचुएशन डेमोक्रेटिक सिस्टम में एडजस्ट करते हैं तो यहां पर क्या होगा, डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। क्यों कि डेमोक्रेसी एक वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए से जो डिफरेंट डाइवर्सिटीज है इन डाइवर्सिटीज को हम एकोमोडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पर क्या हुआ है कि डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव बीन गिवन ड्यू रिप्रेजेंटेशन सो दैट to avoid any possible conflict or so that avoid any possible violence। तो इस तरह से पीसफुली सभी कम्युनिटीज इंडिया में रह रही हैं। ये जो सिचुएशन है ये क्रिएट हुई है जब हमारे पास सिस्टम है, कौन सा वाला, डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रेविलेंट है। तो 10 हमने यहां पर क्या अंडरस्टैंड किया, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी एक वो सिस्टम है जिसके जरिए से हम अपने डिफरेंसेस और अपने कन्फ्लिक्ट्स के साथ डील कर सकते हैं। और इन केस देयर आर डाइवर्सिटीज, देयर आर कन्फ्लिक्ट्स, देयर आर डिफरेंसेस, सो इट इज पॉसिबल ओनली इन ए डेमोक्रेसी दैट वी कैन accommodate our diversities and we can accommodate our conflicts in the best possible
ways to avoid these differences and we can avoid also these conflicts. होप ये कंसेप्ट भी आपने सही तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस, अगर हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी के जरिए बेटर डिसीजंस नहीं आते हैं, तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा इट इज स्टिल बेस्ट फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उसके बावजूद भी कहा जाता है कि ये जो डेमोक्रेसी है ये बेहतर गवर्नमेंट है देन द रेस्ट। वाई, क्यों हम इसे इसके बावजूद भी बेस्ट मानते हैं या क्यों हम इसके बावजूद भी इसे बेटर फ्रॉम द रेस्ट मानते हैं? फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी में जरूरी है कि जो कोर ऑफ डेमोक्रेसी है दैट इज इट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल इक्वलिटी, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, जो आर्टिकल 326 के जरिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या है, इससे क्या होता है, ऑन रिकॉग्नाइजिंग दिस वेरी राइट that the poorest and the least educated had the same right as the rich and the educated। इसका मतलब ये हुआ यहां पर जो poorest of the poor है या जो least educated है उसके पास भी वही political right रहता है या वो भी politically equally रहता है available, जिस तरह से हमारी कंट्री में जो prosperous section होता है या जो educated section होता है। तो इस तरह से जो political equality है it is the core of democracy and it is applicable in a country which has followed the democratic pattern of government। People are not subjects of the ruler, they are the rulers themselves। तो यहां पर जो अथॉरिटी है एब्सोल्यूट सॉवरेन पावर जो डेमोक्रेसी में रहता है वो एक रूलर के पास नहीं रहता, ये आप याद रखोगे। इन ए डेमोक्रेसी द सॉवरेन पावर रेस्ट्स विद द पीपल themselves। तो ये जो लोग होते हैं यही असल में पॉलिटिकल पावर इनके पास ही होता है, यही सही तरह से अपने पॉलिटिकल पावर का एक्सरसाइज करता है, तभी ये रूलर उस पावर को ऑन बिहाफ ऑफ पीपल एक्सरसाइज करता है। इसका मतलब हुआ द एब्सोल्यूट पावर द सॉवरेन पावर इन डेमोक्रेसी रेस्ट्स विद द पीपल। दस वी कैन से डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। तो जो सिटीजन्स का जो स्टेटस है, सिटीजन्स की जो डिग्निटी है वो बरकरार रहती है डेमोक्रेसी में, और सिटीजन्स की जो एम्पावरमेंट है वो पॉसिबल है सिर्फ डेमोक्रेसी में। लेकिन जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर जो सिटीजन्स है उनको सिर्फ सब्जेक्ट्स ही डिक्लेयर किया जाता है, वहां पर जो मास्टर होता है वो रूलर ही होता है, रूलर ही वहां पर डिसाइड करता है किसके पास कौन से राइट्स रहेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी यहां पर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो बराबर हर एक के पास इक्वली अवेलेबल रहते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी इज बेस्ट एंड यहां पर मिस्टेक्स नहीं हो सकती हैं, लेकिन यहां पर जो रूलर्स होते हैं उनके पास वे होती है, उनके पास एक रूम होता है कि वो अपने डिसीजंस को करेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, but in democracy there is a space for public discussion on these mistakes and there is a room for correction। इसका मतलब ये हुआ फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के जरिए कोई पॉलिसी लाई गई और वो पॉलिसी लोगों के लिए सही नहीं है, तो यहां पर जो गवर्नमेंट कंट्री को गवर्न करती है उनके लिए पब्लिक डिस्कशन अवेलेबल रहता है, मींस पब्लिक ओपिनियन उनके पास रहता है, और ऑन द बेस ऑफ दिस पब्लिक ओपिनियन उनके जरिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं और वहां पर जो मिस्टेक्स हुई होती हैं उनके पास टाइम होता है कि वो अपने डिसीजंस को क्या करें, करेक्ट करें। इन केस वो अपने डिसीजंस को करेक्ट नहीं करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है, आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस। यहां पर क्या है, डेमोक्रेटिक रूलर्स को या तो अपने डिसीजंस चेंज करने हैं और पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करना है, इन केस वो अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करते हैं और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड। क्यों, लोगों के पास भी पॉलिटिकल पावर आएगा 5 साल के बाद, तो लोगों को अगर लगेगा कि गवर्नमेंट के जरिए वो डिसीजंस लिए जाते हैं जिन डिसीजंस में एरर ऑफ लॉ है या जो इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन है, तो यहां पर लोगों के जरिए उन रूलर्स को भी चेंज किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि यहां पर जो गवर्नेंस में हो उस पार्टी को चाहिए कि अपने मिस्टेक्स को सही करे। thus we can say democracy is better than the other forms of the government because it allows us to correct our own mistakes। क्यों,
डेमोक्रेसी अब बेस्ट क्यों है फ्रॉम द रेस्ट? बिकॉज इसके जरिए से एक हमें एक टाइम दिया जाता है कि हम अपने डिसीजंस को करेक्ट कर सके, जहां जहां पर हमने क्या हुई होती है, मिस्टेक्स की हुई होती, क्योंकि यहां पर क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, अपोजिशन होती है, और हर एक टूल जो डेमोक्रेटिक टूल है, हर एक टूल का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में, और उस रोल के चलते हुए जो यहां पर गवर्नमेंट रहती है वो अकाउंटेबल रहती हैं, और जहां पर उन्होंने कोई भी मिस्टेक की हुई होती है या तो उनको अपने डिसीजंस को चेंज करना होता है, इन केस वो नहीं करते हैं तो लोगों के पास राइट आता है कि वो उन रूलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से यहां तक हमने वो स्टोरी पढ़ी जिसमें हमने ये समझा कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। तो यहां पर हम एनालाइज कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेस्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज यहां पर क्या होता है कि जो डिसीजंस हैं वो क्वालिटेटिव आ सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये कहेंगे विद कंसल्टेशन, विद कंकरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, और साथ ही साथ इन केस गवर्नमेंट के जरिए डिसीजन लिया जाता है, इन केस वहां पर कोई मिस्टेक होती है पब्लिक पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए, तो यहां पर एक गवर्नमेंट को टाइम दिया जाता है कि वो अपनी ली हुई डिसीजंस को एक बार फिर रिव्यू कर सकते हैं और उन डिसीजंस को सही कर सकते हैं। तो इसलिए हम जज कर सकते हैं डेमोक्रेसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर, दैट इज पॉलिटिकल इक्वलिटी का कंसेप्ट दिया जाता है। तो इस बिना पर हम डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब ये जो डेमोक्रेसी है ये सिर्फ एक मॉडल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बिकॉज इट फिट्स टू एवरी डोमेन ऑफ द ह्यूमन लाइफ। जो इंडिविजुअल का हर एक सफियर है वहां पर डेमोक्रेसी अप्लाई हो सकती है, जब हम इसका ब्रॉडर मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। तो यहां पर हमने क्या समझना है, अब हमने अभी तक जो हमने समझा वहां पर हमने डेमोक्रेसी को लिमिट रखा ओनली एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन अब हम इज एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हट करके इसका जो डोमेन है वो ब्रॉड कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं क्या डेमोक्रेटिक मॉडल्स, क्या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कहीं और जगह भी एडजस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। इन डेमोक्रेसी as a form of government, we can identify a clear set of minimal features that a democracy must have। तो अभी तक हमने क्या समझा डेमोक्रेसी को एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यहां पर हमने कुछ आइडेंटिफाई किए वो फीचर्स, कम से कम फीचर्स जिनको हमने समझा। तो उसके बाद हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहां पर भी रन करे तो वहां पर ये कम से कम फीचर्स होने चाहिए, जिन फीचर्स को हमने यहां पर अभी समझा। The most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy। तो आज के मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जो डेमोक्रेसीज फंक्शन करती हैं, इन डेमोक्रेसीज को आप याद रखोगे, इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से समझते हैं। तो क्यों, पहले आप याद रखोगे डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पूरी पॉपुलेशन है वो डिसीजन मेकिंग में एक साथ पार्टिसिपेट करती है, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो पब्लिक होता है, जो पॉपुलेशन होती है वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव्स ही फिर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल डिसीजंस लेते हैं। तो इसलिए इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां पर हम इस रिप्रेजेंटेटिव टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट डायरेक्टली। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, जस्ट लाइक इंडिया, यहां पर लोग खुद गवर्नमेंट में रूल नहीं करते हैं, यहां पर खुद लोग रूल नहीं करते हैं, बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए ही कंट्री को गवर्न करवाया जाता है, या रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए ही कंट्री को गवर्न किया जाता है, और डायरेक्टली लोगों के जरिए कंट्री पर रूल नहीं किया जाता है। इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। अब हम यहां पर समझ रहे हैं व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसकी हमें नीड क्यों है, हम पूरी पॉपुलेशन को एक साथ इन्वॉल्व क्यों नहीं करते हैं डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जांपल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज टू इन्वॉल्व सच लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात लेते हैं, इट इज अ बिग डाइवर्स कंट्री, तो पॉपुलेशन के हिसाब से एक बहुत बड़ी कंट्री है, और कहा जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है ऑन द बेस ऑफ व्हाट, क्योंकि यहां पर ज्यादा लोग हैं जो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, या बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक वो है जो 18 प्लस एज के हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं जब इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है।
तो अब इनको हम मॉडर्न डेमोक्रेसीज का नाम देते हैं। यहाँ की जो पॉपुलेशन है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जब हमने डिसीजन लेना होगा तो यहाँ पर हम पूरी पॉपुलेशन को एक साथ फिजिकली एक जगह जमा कर ही नहीं सकते हैं और कोई डिसीजन ले पाए, क्योंकि हर एक का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है और पहले ये पॉसिबल ही नहीं है कि फिजिकली हम पूरी पॉपुलेशन को एक साथ एक जगह जमा करें। इवन इफ दे कुड, तो इन केस हमने पूरी पॉपुलेशन को एक जगह जमा भी किया, द सिटीजन्स डू नॉट हैव द टाइम, सिटीजन्स के पास टाइम ही नहीं है या कोशिश ही नहीं है या उनकी ख्वाहिश ही नहीं है और उनके पास वो तरीका ही नहीं है टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग, तो वो डिसीजन मेकिंग में सही तरह से टेक पार्ट नहीं करते हैं। दैट इज, इसीलिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ही फेवर करते हैं। पूरी पॉपुलेशन जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, फिर वही रिप्रेजेंटेटिव्स टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज से जब इलेक्ट किए जाते हैं वो लोगों के लिए लॉ बनाते हैं और लोगों के लिए पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, क्योंकि लोगों ने ही इन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया हुआ होता है। तो अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है, अब वर्ल्ड में सभी कंट्रीज चिल्ला रही है कि वी आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तो अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किसे डेमोक्रेसी का नाम दे सकते हैं और हम किसे गुड डेमोक्रेसी का नाम दे सकते हैं। मीनस कौन सी कंट्री वो है जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर चल रही है और कौन सी कंट्री वो है जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को पर चल भी रही है और फॉलो भी कर रही है और सोलली हम कह सकते हैं कि ये एक गुड डेमोक्रेटिक कंट्री हम कह सकते हैं। तो यहां पर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी। तो यहां पर हम पहले एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को जब हमने समझना होगा तो हमने ये कहना है कि हर एक कंट्री में डेमोक्रेसी है, लेकिन कहीं कहीं पर लिमिटेशंस हैं, कहीं कहीं पर इलेक्शंस फ्रीयर नहीं हो रही हैं, या कहीं कहीं पर जो फीचर्स मिनिमल फीचर डेमोक्रेसी के दिए हैं वो सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं है, तो तब हम इसे गुड डेमोक्रेसी का नाम नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरह से कहा जाता है डेमोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो यहां पर क्या होता, तो डेमोक्रेसी को हम लिमिट नहीं कर सकते हैं ओनली एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के बाद हम इन स्टैंडर्ड्स को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, एक क्लासरूम में भी अप्लाई कर सकते हैं, एक फैमिली में भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी जब हम पूरी पॉपुलेशन को, पूरी कम्युनिटी को, पूरी फैमिली को, पूरे ग्रुप को इन्वॉल्व करते हैं कंसल्टेशन में, कंकरेंस में, तो हम उसे भी डेमोक्रेटिक मॉडल कहा जा सकता है, हम उसे भी डेमोक्रेटिक मॉडल का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, a democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision। तो डेमोक्रेसी का कोर है कि यहां पर जो डिसीजन लिया जाता है इसमें कंसल्टेशन होना जरूरी है, इसमें कंकरेंस होना जरूरी है, और खासकर हमने उनकी कंसल्टेशन लेनी चाहिए, हमने उनकी कंकरेंस लेनी चाहिए, हमने उनसे कंसल्टेशन करनी चाहिए जिनको हमारे इस डिसीजन से इफेक्ट पड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक फैमिली है, वहां पर हमारी फैमिली मेंबर्स हैं और हमारे डिसीजन लेने से पूरी फैमिली मेंबर्स पर इफेक्ट पड़ सकते हैं, तो जरूरी है कि जब हम पूरी फैमिली को अपने इस डिसीजन में इन्वॉल्व करते हैं, अपने इस पॉलिसी में इन्वॉल्व करते हैं, तो हम वहां पर यह कह सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी को ब्रॉडर वे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट, दिस कैन अप्लाई टू ए फैमिली, और दिस कैन अप्लाई टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हम अपने सभी जहां पर हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो ए प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तो डेमोक्रेसी कुछ उसूल दिए गई हैं, डेमोक्रेसी में कुछ बुनियादी उसूल हैं, और ये जो उसूल हैं जहां पर भी हम चाहते हैं कि पूरी पॉपुलेशन के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, जहां पर हम चाहते हैं कि सबके पास सलाह मशवरा होना चाहिए, जहां पर भी हम चाहते हैं कि सबकी कंसेंट होनी चाहिए, जहां पर भी हम चाहते हैं कि सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तो उन सभी स्फीयर्स में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। तो तब हम डेमोक्रेसी को सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते, बल्कि डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ। व्हाई? बिकॉज इट कैन बी अप्लाइड टू एवरी स्फीयर ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become।
तो अब कभी कभी हम वर्ड डेमोक्रेसी का इस्तेमाल जब करते हैं, इसका मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि हम किसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को यहां पर टारगेट कर रहे हैं या हम किसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की एग्जांपल दे रहे हैं, बल्कि डेमोक्रेसी के खुद के कुछ आइडियल स्टैंडर्ड्स हैं जो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ डेमोक्रेसी इट इज अ मॉडल एंड देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, और इसके बावजूद जब जो भी कंट्री अब डेमोक्रेटिक खुद को कहलाती है या जहां पर भी डेमोक्रेटिक पैटर्न हम कहते हैं कि यहां पर है, तो वहां पर जरूरी होना चाहिए कि जो आइडियल स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी का है वो सभी डेमोक्रेसीज में इंप्लीमेंट होना चाहिए। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम ओनली टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। इसका मतलब ये जो यहां पर है एक बहुत गहरी बात कही हुई है कि ट्रू डेमोक्रेसी अगर हम जानना चाहते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी या गुड डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, जब हमारी इंडिया में पूरी कंट्री में कोई भी भूखा ना मरी, जब हमारी कंट्री में कहीं भी एक्सप्लॉइटेशन ना हो, जब हमारी कंट्री में कहीं भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कोई भी मॉल प्रैक्टिसेस ना हो, जब हमारी कंट्री में हर तरह के जो डेमोक्रेटिक फीचर्स हैं उनको सही तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, तब ही मुमकिन हो जाएगा कि हम इसे ट्रू डेमोक्रेसी का नाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी कंट्री में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको पीसफुली हमने रिजॉल्व किया होगा, जब हमारी कंट्री में जो पूरी पॉपुलेशन है इनको हमने रिप्रेजेंटेशन का राइट दिया होगा, जब हमारी पूरी पॉपुलेशन इनको हमने जो फूड स्कैरसिटी है उसको हमने रेस्पॉन्ड किया होगा, जब हमारी कंट्री में कोई भूखा ना सोए, तो ये गुड डेमोक्रेसी कहलाएगा। इट enables us to judge an existing democracy identified weaknesses। तो इससे क्या हो सकता है कि हम अपनी कंट्री को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं और अपनी इस डेमोक्रेटिक मॉडल को ऑब्जर्व करने के बाद हम इसके वीकनेसेस ढूंढ सकते हैं। तो हमारी कंट्री में कौन खराबी कहां पर है, कहां कहां पर खराबी है। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मिनिमल डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी। तो अब इसी तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वर्ल्ड में कि अब हमें पता लग सकता है कौन सी कंट्री वो है जहां पर सिर्फ डेमोक्रेसी कहलाई जाती है, लेकिन कौन सी कंट्री वो है जो एक परफेक्ट डेमोक्रेसी है। अब क्या कोई कंट्री अब क्या कोई कंट्री हो सकती है जो एक परफेक्ट डेमोक्रेसी कहलाएगी? नहीं। क्यों? बिकॉज नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज इनमें से कोई परफेक्ट नहीं है। वाई? क्योंकि वहां पर जो मिनिमल फीचर्स कंडीशंस हैं उनको सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, या हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी एज ए मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम, इसको सही तरह से सोल्ड इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इसलिए हम सभी कंट्रीज को या किसी भी कंट्री को परफेक्ट डेमोक्रेसी का नाम नहीं दे सकते हैं। अब अब वर्ल्ड में कोई कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? इसके कुछ कंडीशंस हैं, इसके कुछ रीजंस हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ओनली द मिनिमम कंडीशंस। डेमोक्रेसी में कंडीशंस दी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कंडीशंस देने से ही डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट नहीं होगी। सिर्फ किताब लाने से ही इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके पास नॉलेज आएगी। जब तक ना आप इस पर अपने एफर्ट्स डालोगे, जब तक ना आप स्टडी करोगे, जब तक ना आप इसे अपना टाइम दोगे, तब तक आप सही तरह से नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। इसीलिए जरूरी है, कंडीशन सेट करने से ही डेमोक्रेसी नहीं आती है, बट इट रिक्वायर्स ए कांस्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसलिए जरूरी है कि हमें कांस्टेंटली एफर्ट्स अपने लगाने हैं कि जो डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं उनको सेव करके रखना है, उनको मजबूत करके रखना है। तब ही मुमकिन है कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है उसको हमने बेहतर करना है। तो जब हम ये करते हैं तो ये कौन करेगा? सिटीजन्स कैन मेक ए डिफरेंस इन मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। तो ये जो काम है ये यहाँ के सिटीजन्स को ही करना है। सिटीजन्स ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है क्या ये मोर डेमोक्रेटिक बनेगी या ये लेस डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी, क्योंकि वो अपना पब्लिक ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, वो अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करेंगे। इन केस गवर्नमेंट के जरिए लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं की जाती हैं, तो सिटीजन्स को रिएक्ट करना है। ऑन द बेस ऑफ दैट रिएक्शन गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्शन करेगी। लेकिन इन केस हम कोशिश ही नहीं करते हैं गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना, तो इससे रिजल्ट निकलता है ये कि जो कंट्री हमारी है वो क्या बनती है? वो लेस डेमोक्रेटिक रहती है।
The fate of the country depends not just on what the rulers do, but mainly on what we as citizens do. अब ये नहीं है कि हमारी कंट्री में तय करने वाले सिर्फ हमारे रूलर्स ही नहीं है, बल्कि सिटीजन्स को ही तय करना हमारे रूलर्स कैसे होने चाहिए, हम अपने रूलर्स को किस तरह से अकाउंटेबल बना सकते हैं, हम अपने रूलर्स को किस तरह से प्रेशराइज कर सकते हैं ताकि जो लोगों की नीड्स है उनको उनको फुलफिल किया जा सकता है, और जो हमारी कंट्री है इसका जो मुकद्दर है वो ग्रो होता जाए, हमारी कंट्री का जो फ्यूचर है वो बेस्ट होता जाए। ये डिपेंड सिर्फ रूलर्स पर ही नहीं करेगा, बल्कि उन लोगों पर जो इन रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, वही गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकते हैं। दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन डेमोक्रेसी फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यही एक कोर है जो डेमोक्रेसी को अलग करता है फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं वहां पर पॉसिबल ही नहीं है, सिटीजन्स का कोई रोल ही नहीं होता है वहां के रूलर्स को ठीक करना। इसके बरअक्स अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम पर नजर डालते हैं तो यहां पर जो सिटीजन्स हैं इनके पास बराबर सॉवरेन राइट होता है कि ये रूलर्स का खुद इंतखाब कर सकते हैं और रूलर्स को अकाउंटेबल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से सिटीजन्स ही डिसाइड करेंगे हमारी कंट्री के रूलर्स कौन बनेंगे और किस तरह से हम अपनी कंट्री का फ्यूचर बेस्ट कर सकते हैं वया फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक मॉडल्स। इस तरह से सभी जो कंसेप्ट्स थे रिलेटेड टू दिस वेरी टॉपिक हमने अपनी कोशिश सही तरह से की आपको बेस्ट देने की। इन केस स्टिल यू हैव एनी डाउट, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड। सो दिस वाज ऑल इन दिस टुडेज वीडियो लेक्चर, वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।